तो बेसिकली आप लोगों को बुकलेट थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का मिला हुआ है सभी लोगों को। तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स पहले हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद में जैसे आपको लिख के आया होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, तो लास्ट में हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री के। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे इस चैप्टर में अगर आप नाम देखो तो थर्मो और डायनेमिक्स। तो थर्मो मीन्स हीट या एनर्जी, और डायनेमिक मीन्स फ्लो या एक्सचेंज या ट्रांसफर। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ना ही फिजिक्स का पार्ट है, और ना ही बायोलॉजी का पार्ट। Thermodynamics is the part of science and technology. Thermodynamics is the branch of science and technology in which we study about transfer of heat या energy changes and their interconversion. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में या बुकलेट में पढ़ा होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो शुरुआत में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स, या इंट्रोडक्टरी लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसा कि नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऐसा नहीं है कि जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के पहले आया है, फर्स्ट लॉ के बाद आया है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे जैसा नंबर है उसका, क्योंकि जीरोथ लॉ में कुछ वैसा खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी को। तो बेसिकली सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स साइंस का वह ब्रांच है जहां पे हम एनर्जी चेंजेस और एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यहाँ पे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे आगे चैप्टर का नाम आपका लिखा हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री, तो वह बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट या एनर्जी एक्सचेंज इन ए केमिकल रिएक्शन या ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। तो थर्मोकेमिस्ट्री एक स्पेशल केस है जहां पे हम केवल केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो लास्ट का जो भी आपका 2-3 लेक्चर होगा या 4 लेक्चर होगा, जो भी रिक्वायर्ड होगा, वहां पे हम थर्मोकेमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, thermodynamics is the branch of science in which thermodynamics is the branch of science we deals with we deals with energy changes, and their interconversion and their interconversion। तो बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि थर्मो मीन्स हीट, और ये डायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायनेमिक्स यानी आप फ्लो बोल सकते हैं, ट्रांसफर बोल सकते हैं या एक्सचेंज बोल सकते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ एनर्जी या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक बेंच जो भी बॉयज का है पीछे चले जाओ आप लोग, कोई भी। हाँ, ये अच्छा स्टूडेंट है सब, ये सब पीछे चला जाएगा, सब अच्छा स्टूडेंट। आगे बढ़ा जाए। तो डिफिनीशन जैसा कि हम लोगों ने लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट या इन विच वी डील्स विद एनर्जी चेंजेस एंड देयर इंटरकन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ये याद रखेंगे कि जीरोथ लॉ पहले इंट्रोड्यूस नहीं आया, पहले नहीं आया है। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद जीरोथ लॉ का कंसेप्ट आया है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप दोनों सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बेसिकली जब हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख लेंगे देन हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एप्लीकेशन है, एक स्पेशल केस है। केमिकल रिएक्शंस में इसका जो एप्लीकेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेसिकली होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर मान लो तीन ऑब्जेक्ट या तीन बॉडी कांटेक्ट में है, बॉडी A B C, T1 T2 T2 T3 टेम्परेचर पे, और कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाए। अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में मिल रहा है तो B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर है तो वहां पे आप कह सकते हैं कि A और C भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी यहां से हमें टेम्परेचर टर्म का इंट्रोडक्शन मिलता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करता है और आप अलग तरीके से डिफाइन करते हो, हीट एंड टेम्परेचर में आपने पढ़ा भी होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये है कि जिस यूनिवर्स में अपनी अर्थ है, अपना अर्थ जिस यूनिवर्स में है उसकी बाउंड्री क्लोज है और वह एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है और टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जी टर्म को डिस्क्राइब करता है, यानी एनर्जी टर्म को इंट्रोड्यूस करता है और ये बेसिकली एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करता है। जीरोथ लॉ से टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन होता है, टेम्परेचर टर्म मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एनर्जी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डिस्क्राइब करता है, बेसिकली यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रोपी, और इंट्रोपी मेजर करता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस को। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टांस, किसी प्योर एलिमेंट इन कंपाउंड का बना हुआ परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टांस का इंट्रोपी जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ऐसा कोई आइडियल सबस्टांस यूनिवर्स में है ही नहीं। ये माना जाता है कि द entropy of perfectly pure crystalline substance of all pure elements at 0 Kelvin temperature is equal to 0। तो यहाँ पे भी ये टेम्परेचर और इंट्रोपी को कोरिलेट करके बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है स्टेटमेंट। और थर्मोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करता है। ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए केमिकल रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस बेसिकली डिस्क्राइब करता है, दैट पार्ट इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे जब आपने बुकलेट पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर टर्म को इंट्रोड्यूस करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिसऑर्डर, रैंडमनेस, इरेगुलरिटीज को डिस्क्राइब करता है, और ये किसी परफेक्ट प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टांस का बेसिकली प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड से बना हुआ जो सबस्टांस है उसका इंट्रोपी को डिस्क्राइब करता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो जितने भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं यह आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा आपने पढ़ा होगा लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अपना बुकलेट में फर्स्ट पेज पे आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन। तो बेसिकली लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट करता है फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट करता है कि कोई प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेगा या नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट करता है फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। जब इसे हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, वहां पे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉट स्पॉन्टेनियस होगा, नॉट फिजिबल होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा तो बेसिकली
प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, अगर इसका एप्लीकेशन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। साथ ही साथ जब किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ये प्रोसेस होगा, तो बेसिकली उस केमिकल प्रोसेस में, केमिस्ट्री में, उस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उस प्रोसेस में जैसे आपने पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ा, पीटी में पढ़ा, या और भी बहुत सारे प्रोसेस आपने इसके पहले पढ़े हुए। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में जो भी ट्रांसफर ऑफ हीट या एनर्जी का चेंज होता है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी ये है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री। लिमिटेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका लिमिटेशंस क्या है, अगर जीरोथ लॉ से लेकर के थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप बात करते हैं तो ये सारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट पे अप्लीकेबल होंगे जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, यानी दैट ऑब्जेक्ट आर लार्ज ऑब्जेक्ट। यानी अगर एक डस्ट पार्टिकल हो 1 मिलीग्राम का या 5 मिलीग्राम का और वो भी हमें खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, और हिमालय पहाड़ हो, इन सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड मैटर इन बल्क, इस पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि द एबव लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लीकेबल ऑन मैटर इन बल्क, दैट इज कॉल्ड लार्ज ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। यानी यहां पे हम +2 लेवल पे जो अपना सिलेबस है ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिर्फ लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मैटर इन बल्क की बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करेंगे। यानी अगर इस रूम में हवा भरी हुई है और हवा है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अगर इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, अगर इंडिविजुअल एटम की, मोलिक्यूल की बात करें, तो उसपे ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रॉपर्टी का हम कैलकुलेशन करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स लगती है, और वहां पे अब बेसिकली हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस के बाहर है। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, पहला बाउंड्री क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है कि द एबव लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल ऑन मैटर इन बल्क, दैट इज कॉल्ड लार्ज ऑब्जेक्ट। यानी ये थर्मोडायनेमिक्स इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लीकेबल नहीं होगा, और जो थर्मोडायनेमिक्स इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लीकेबल होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, व्हिच इज बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ जेई। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, तो आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, और उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन हमने पढ़ा है, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, nth ऑर्डर का फंक्शन दिया हुआ है, होता है, और वहां पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पे टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। यानी थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट डिस्क्राइब द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को या प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है, ये केवल क्या डिस्क्राइब करता है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो इसका मेरिट क्या है, अगर मैथमेटिकली बिना एक्सपेरिमेंट के अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि प्रोसेस होगा, तो ये भी हम लोगों के लिए सुटेबल है, होगा तो कभी ना कभी तो वो कंप्लीट होगा। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स से हम चेक ना करें और कोई प्रोसेस होने वाला ही ना हो, तो 2-3 पीढ़ियां आएंगी, आगे चली जाएंगी, प्रोसेस तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार वो प्रोसेस, वो सिस्टम आगे की ओर प्रोसीड नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये लिखने के बाद मैंने ये लिखाया नहीं है जीरोथ लॉ से हमें टेम्परेचर टर्म का मतलब टेम्परेचर टर्म मिलता है या एनर्जी या एंट्रोपी, ये बेसिकली आप लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे हेडिंग लिखने के बाद। देखिए हम लोग पहली बार मिले हैं, और आपका लिखने का, सुनने का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप पोलाइटली अपनी बात रख सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, जो भी मतलब मान लीजिए कि हम लोग पहली बार मिले हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे
लेक्चर कर रहे थे, एक नया फ्रीक्वेंसी से मुलाकात हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम होगा, थोड़ा पेशेंस आप रखेंगे, होता है प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशली इन केमिस्ट्री, तो पहला पॉइंट लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट thermodynamics predict the feasibility of a process. Thermodynamics predict the feasibility of a process, or or reaction, or reaction. तो बेसिकली अगर थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट करता है फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली अगर डेल्टा जी, हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा जी लेस देन जीरो है, तो प्रोसेस क्या होगा बताएं आप? स्पॉन्टेनियस होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा, इन जनरल ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पेशल केस की हम लोग बात नहीं कर रहे। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, we can calculate we can calculate we can calculate energy changes we can calculate energy changes we can calculate energy changes in a chemical reaction. Energy changes in a chemical reaction. chemical reaction chemical reaction. अब लिखेंगे लिमिटेशंस। मैं यहाँ पे डेल्टा जी वाला टर्म नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि डेल्टा जी हम लोग पढ़ेंगे, डेल्टा जी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद, तो वहां पे स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप बात करते हैं, तो लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप बोल सकते हैं कि जो एबव लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह बेसिकली किस पे अप्लीकेबल है आप बताएं? मैटर इन बल्क पे, लार्ज ऑब्जेक्ट पे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे। तो आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, द एबव लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एबव लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the above laws of thermodynamics are applicable on are applicable on are applicable on matter in bulk. The above laws of thermodynamics, the above laws of thermodynamics are applicable on matter in bulk. Matter in bulk, या आप कह सकते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है वह कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत न पड़े, दैट ऑब्जेक्ट्स आर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैटर इन बल्क, लार्ज ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या आप कह सकते हो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे ये लागू होता है एबव लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये किस पे लागू नहीं होगा? लिमिटेशंस क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स है वह इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लीकेबल नहीं होता है, और यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स का उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एटम पे, आयन पे, या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके लिए स्पेशल थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द एबव थर्मोडायनेमिक्स, द एबव थर्मोडायनेमिक्स is not applicable on the above thermodynamics is not applicable on is not applicable is not applicable on individual microscopic particles, individual microscopic particles. The thermodynamics
the thermodynamics which is applicable on the thermodynamics which is applicable on individual microscopic particles is called a statistical thermodynamics is called a statistical thermodynamics स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे थर्ड ईयर में, और उसके बाद आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स सीख पाएंगे। और बेसिकली क्या होगा, ये आपके सिलेबस के बाहर है, बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ जेईई, और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे जहां कहीं भी आप होंगे। तो बेसिकली एक ड्रॉबैक क्या है कि ये मैटर इन बल्क पे लागू होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लागू नहीं होता है। दूसरा, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है, काइनेटिक्स ऑफ प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है। ये हटा सकते हैं आप। तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का जो ये यहाँ पे हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ये टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स यानी आप कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट प्रेडिक्ट thermodynamics cannot predict the time of completion the time of completion of a process। यानी ये प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम को डिस्क्राइब नहीं करता। ये हम लोग कहां पढ़ते हैं, तो ये हम लोग पढ़ते हैं इन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स उसको डिस्क्राइब नहीं करता है। तो दो मेन ड्रॉबैक है, ये लार्ज ऑब्जेक्ट पे लागू होगा, जो खुली आंखों से हमें छोटा से छोटा डस्ट पार्टिकल और बड़ा से बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिखाई देता है जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत न पड़े, और साथ ही साथ ये टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है। दूसरा, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ा होगा, some terms to be used in thermodynamics तो जैसा कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया कि थर्मो मींस हीट, डायनेमिक मींस फ्लो या ट्रांसफर या एक्सचेंज। यानी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद एनर्जी चेंजेस एंड देयर इंटरकन्वर्जन। तो बेसिकली अगर हमें एनर्जी चेंज को स्टडी करना है तो कोई ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना होगा, और जहां कहीं भी जिस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके हम एनर्जी चेंज, एनर्जी के इंटरकन्वर्जन को स्टडी करते हैं, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सिस्टम की बात करेंगे। जैसे इस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस रूम का बाउंड्री क्लोज है, गेट बंद है, पूरा वॉल लगा हुआ है, पैक है। तो इस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हैं, जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा है यहाँ पे इस रूम में ओवरऑल क्या हो गया, ये सिस्टम। और रूम के बाहर यानी ये जस्ट जो वॉल है, इस वॉल के बाहर जो रेस्ट पार्ट है यूनिवर्स का और अपने रूम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने रूम से सटा हुआ है, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो ये वॉल सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो हम लोग यहाँ सिस्टम की बात करेंगे, सराउंडिंग की बात करेंगे, बाउंड्री की बात करेंगे। तो सिस्टम बेसिकली कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, बेसिकली जिसको आप मैक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, वह पार्ट जहां पे एनर्जी चेंज और उसके इंटरकन्वर्जन को हम लोग स्टडी करते हैं, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने पढ़ा है ओपन सिस्टम क्या होता है, तो वह कोई भी सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करता है अपने सराउंडिंग के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। और जो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करता हो बट मास का एक्सचेंज नहीं करता हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वह सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ ना ही मास का एक्सचेंज करता हो, ना ही मैटर का एक्सचेंज करता हो, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता हो, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं।
जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने यूनिवर्स की बाउंड्री को कोई क्रॉस ही नहीं किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिलॉसफी के आधार पे कहता है, जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं, कि टोटल एनर्जी ऑफ आवर यूनिवर्स इज कंजर्व। फ्रंटायर रिसर्च का पार्ट ये कहता है देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेज, यानी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाया जा सकता है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये सफलता मिलेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। जब इनफाइनाइट यूनिवर्स है, उस पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले सम टर्म्स टू बी यूज इन थर्मोडायनेमिक्स में आप लिखेंगे सिस्टम। क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हैं यहां पे द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which comes under our observation, which comes under our observation for energy change, for energy change and their interconversion, and their interconversion, and their interconversion is called system, is called system। इसको हटा सकते हैं वाला। सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और आप किसी भी शेप का सिस्टम ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स ही सेलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे या इसी तरह का शेप हो सकता है आगे पीछे, है ना। तो बेसिकली मान लो ये सिस्टम जो भी हमने सेलेक्ट किया, जो भी अदर पार्ट है यूनिवर्स का जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट पार्ट इज रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। अब ये नहीं कि आप सिस्टम कोटा में सेलेक्ट किए हो और सराउंडिंग दिल्ली में है, ऐसा नहीं होगा। जस्ट बाउंड्री के बाहर से जो स्टार्ट हो रहा है वह रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी अगर आप सराउंडिंग की बात करते हो, तो यहां पे आप कह सकते हो द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग। और जो दोनों को सेपरेट करता है, जो दोनों को सेपरेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री। तो बेसिकली आप कह सकते हैं which separates the system and surrounding, which separates the system and surrounding is called boundary। तो बाउंड्री आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने बाउंड्री के बारे में क्या पढ़ा है, कुछ बताएं। which separates the system and surrounding is called boundary। तो देखिए, अगर बाउंड्री की हम लोग बात करते हैं, तो इस रूम को अगर हमने सिस्टम सेलेक्ट किया, तो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, जो दीवार दिखाई दे रहा है, तो बाउंड्री कैन बी रियल। और इसी रूम में अगर इसे हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, इस रूम को हाइपोथेटिकली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, या वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड कर दे, तो बेसिकली बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी रियल जो दिखाई दे सकता है, और बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। बाउंड्री अगर रियल है तो जस्ट लाइक वॉल क्या हो सकता है? रिजिड। या किसी गैसियस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं हम और गैस बैलून में रखी हुई है, तो बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इस रूम का जो वॉल है एडियाबेटिक बाउंड्री का है, यानी बाहर का सराउंडिंग और ये सिस्टम आपस में हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट थ्रू एडियाबेटिक बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा? जीरो होगा। एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगा? जीरो होगा, एडियाबेटिक बाउंड्री के थ्रू। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक बाउंड्री। अगर ये रूम का टेम्परेचर T1 है और बाहर का टेम्परेचर T2 है, और वॉल हमने डायाथर्मिक वॉल लगाया हुआ है,
तो वहां पे क्विकली हीट ट्रांसफर होगा। जिस तरह का डायथर्मिक बाउंड्री हमने यूज किया है, हीट का ट्रांसफर होगा और एक सर्टेन टाइम के बाद दोनों तरफ क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। यानी यहाँ पे T1 और T2, यानी जो फाइनली कोई भी आप सिस्टम सेलेक्ट करते हैं उसका टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाउंड्री कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, यानी बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, आपको दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी दे सकता है। बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो वाल की तरह बेसिकली ये रिजिड हो सकता है, और जस्ट लाइक बैलून कोई गैसियस सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट आप कह सकते हो बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक होगा तो आप कह सकते हो नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक, यानी आप यहां कह सकते हो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट एक्सचेंज क्या होगा, जीरो होगा। ये हटा सकते हैं वाला। बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक, बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक। तो बाउंड्री बेसिकली अगर डायाथर्मिक होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज होगा। आप यहां पे कहेंगे बाउंड्री अगर डायाथर्मिक है, बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक। तो बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो सिस्टम है यहाँ पे अपने सराउंडिंग के साथ, लाइक हाँ, सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करेगा। यस, यहाँ हीट एक्सचेंज होगा। और जब हीट एक्सचेंज होगा तो बेसिकली इनिशियली अगर आप कहे कि इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है और इसका T2 है, और हीट एक्सचेंज होगा तो आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे T1 और इसका T2 है, और अगर आप कहते हो कि इनिशियली बेसिकली T1 is not equal to T2, but after some time, क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, यानी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा और क्विकली, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं, यानी फाइनल कंडीशन पे फाइनली दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। क्विकली हीट एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड आफ्टर सम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यानी आप यहां पे कह सकते हैं फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी rigid, boundary can be flexible, boundary can be adiabatic, boundary can be diathermic। डायथर्मिक में हीट एक्सचेंज होगा बट एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बताएं आप। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने। तो ओपन सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ, एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर का भी एक्सचेंज करता हो, मैटर का भी एक्सचेंज करता हो मींस मास का भी एक्सचेंज करता हो, और साथ ही साथ एनर्जी का भी एक्सचेंज करता हो। यानी द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी ये सिस्टम है और बाहर जो पार्ट है ये सराउंडिंग है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, the system which can exchange
The system which can exchange mass and energy. The system which can exchange mass and energy both with its surrounding. The system which can exchange both mass and energy with its surrounding. With its surrounding is called an open system. Open system का एग्जांपल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शन इन ओपन वेसल, ओपन कंटेनर, या हम लोग जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं चाय का, कॉफी का, कप पे रखा हुआ है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या हॉट टी हो या हॉट कॉफी हो या प्लांट हो, ट्री हो, रिवर वाटर हो, ओशियन वाटर हो, रेन वाटर हो, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, अर्थ इटसेल्फ, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है, अर्थ इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। क्योंकि अर्थ पे हर एक दिन सनलाइट आ रहा है बाहर से, अर्थ पे सनलाइट आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। कभी कभी आप लोग सुनते हैं न्यूज में कि कुछ पत्थर का टुकड़ा भी आ रहा है, कहीं ना कहीं गिरता है। तो मास एंड एनर्जी दोनों यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है अर्थ पे। तो अर्थ इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो ऑल लिविंग थिंग्स, अर्थ इटसेल्फ, या प्लांट, ट्री, रिवर वाटर, ओशियन वाटर, या आप केमिकल रिएक्शन इन ओपन वेसल। सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं किसका? ओपन सिस्टम का। ये हटा सकते हैं तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन ओपन वेसल। या कोई भी एग्जांपल अगर नेचुरल वे में हो रहा है, वह किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का। तो यहाँ पे आप एग्जांपल बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन ओपन वेसल, या आप बेसिकली कोई प्लांट है या ट्री है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एनर्जी ले रहा है, मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, या मान लो ये रिवर वाटर है, या आप कह सकते हो ऑल लिविंग थिंग्स। जो भी ऑल लिविंग थिंग्स है ये बेसिकली मास और एनर्जी का एक्सचेंज करता है। अर्थ इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो अर्थ इटसेल्फ किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का। अर्थ इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है क्लोज सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज तो करता है बट मास का एक्सचेंज नहीं करता है। तो आप यहां पे कह सकते हो द सिस्टम which exchange only energy, the system which exchange only energy, not mass with its surrounding मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ध्यान में रखेंगे। the system which exchange only energy not mass with its surrounding is called क्लोज सिस्टम। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन इन क्लोज वेसल। यहां पे आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन क्लोज वेसल किसका एग्जांपल होगा बताएं आप? तो केमिकल रिएक्शन इन क्लोज वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। और तीसरा सिस्टम कौन सा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों की मजबूरियां है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज तक अपने यूनिवर्स का बाउंड्री देखा ही नहीं है। एक फिलॉसफी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो ये कहता है कि अपने यूनिवर्स का बाउंड्री क्लोज है और इसका टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व है, कांस्टेंट है, और इसे हम परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे आइसोलेटेड की हम लोग बात करते हैं तो सिंपल ये मैन मेड सिस्टम है जिसको हम लोगों ने आज तक देखा नहीं, बनाया है। बोलते हैं भाई थर्मस फ्लास्क है तो 6 घंटे के लिए पानी इसमें गर्म रहेगा और जितना उसमें ऑब्जेक्ट हमने रखा है, सामान रखा है, उतना ही रहेगा, मास और एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा। अर्थ पे कुछ साइंटिफिक लैबोरेटरी है जहां पे हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आइसोलेटेड सिस्टम डिजाइन किए हुए हैं। तो वह एक टेम्पररी आइसोलेटेड सिस्टम है। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम अवेलेबल नहीं है अर्थ पे, क्योंकि यूनिवर्स इटसेल्फ एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लोज वेसल लिख देंगे और इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर देंगे
कि यहाँ पे सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं करेगा। किसका एक्सचेंज करेगा? केवल एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ ना ही मास का एक्सचेंज करेगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। तो आप यहां कह सकते हैं कि ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। इधर हटा सकते हैं ये वाला, बोलिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे आप बोल सकते हो द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज, the system which cannot exchange both mass and energy, mass and energy with its surrounding, with its surrounding is called an isolated system, is called an isolated system। और इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग थर्मस फ्लास्क में हॉट वाटर या कोई भी हॉट कॉफी हॉट टी रखते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि हॉट वाटर इन ए थर्मस फ्लास्क, हॉट वाटर इन ए थर्मस फ्लास्क फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। अब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए है तो ये एक टेम्पोररी, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी आइसोलेटेड सिस्टम, टेम्पोररी आइसोलेटेड सिस्टम है। 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, जितने घंटे के लिए डिजाइन किया गया है। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यूनिवर्स इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूनिवर्स इटसेल्फ, यूनिवर्स इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। और इसी कंसेप्ट पे FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेस्ड है। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात की, बेसिक पॉइंट है। पहले आप लोगों ने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा हुआ है, सिंपल सा टर्म है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे मान लीजिए कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हटाया जाए। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है कि बेसिकली एक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बाद अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि जैसे लार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या कहा, बताएं आप? लार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर दिया हुआ हो तो वह स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। तो वैसे ही कोई लार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहा, और एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से जो भी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल एसोसिएटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ, द प्रॉपर्टीज associated with a macroscopic system, a macroscopic system is called macroscopic properties।
तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है ये बताएं आप सभी, कोई व्यक्ति। स्टेट ऑफ द सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और जो भी उससे ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर टाइम पे, वह उसका क्या डिस्क्राइब करता है? स्टेट डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली स्टेट की अगर हम लोग बात करें, बुकलेट में जैसे आपने पढ़ा होगा तो एक लाइन लिखा है, इट इज द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड या दैट डिफाइंस अ स्टेट ऑफ द सिस्टम, अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली किसी भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से या सिस्टम से जो भी ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट डिफाइंस द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। यानी जैसे हम लोग सिंपल वे में किसी को बुक देते हैं तो पहले दिखा देते हैं, देख लो कैसा है किताब मेरा, मतलब अच्छा है, ऐसा ही वापस करना, तो पहले कंडीशन आप उसका दिखाते हैं, और जब डैमेज कंडीशन में मिलता है तो उसका स्टेट बदल चुका है। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में किसी सिस्टम को अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उस सिस्टम से जितनी भी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट डिफाइंस अ स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। मान लीजिए हमने कुछ उसमें चेंज किया, अब प्रॉपर्टीज का वैल्यू बदल गया, तो नया स्टेट हो जाएगा, नया स्टेट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टेट ऑफ दिस सिस्टम सिस्टम के कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, सिस्टम के कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, या आप कह सकते हो एनी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टी, कोई भी, जैसे आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी जो आप मेजर कर रहे हो और उसका वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एसोसिएटेड है सिस्टम के साथ, दैट डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। उस टाइम पे वह स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, हटाया जाए तो स्टेट ऑफ द सिस्टम। दूसरे शब्दों में अगर आप कहे तो आप कह सकते हैं कि एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से जो भी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट से, किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से जो भी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो आप यहाँ पे जैसे स्टेट ऑफ द सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो आप लिख सकते हो इट इज द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट, इट इज द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट, इट इज द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट, या द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट आप लिख सकते हैं, इट इज द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट। अब जैसे मान लो कि कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हम लोगों ने लिया, कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हम लोगों ने लिया, इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ जो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है, मान लो कोई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या ये अदर पैरामीटर्स, जो भी प्रॉपर्टीज सिस्टम से एसोसिएटेड है एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये सारी प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या डिस्क्राइब करता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम को, स्टेट ऑफ द सिस्टम को। यानी आप कह सकते हैं कि एनी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे अभी इस रूम का अगर हम लोग इसको सिस्टम मान लें, इस रूम का प्रेशर 1 एटीएम है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, वॉल्यूम 100 लीटर है, और अभी का जो समय मान लो हो रहा है, तो इस टाइम पे इस रूम का, इस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो हमने मेजर किया वह इस सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करता है। तो किसी भी टाइम पे एक पर्टिकुलर सिस्टम का जो भी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टीज का वैल्यू होगा, दैट वैल्यू डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बेसिकली एनी ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एनी ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टी, any observable या measurable properties associated with a system, associated with a system at a particular time, at a particular
time, so any observable or measurable properties associated with a system at a particular time defines the state of the system, या कह सकते हैं is called a state of the system, is called a state of the system. तो दूसरे शब्दों में अगर आप कहे, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, और आप कह सकते हो कि the macroscopic properties associated with a system at a particular time defines the state of the system is called a state of the system. तो state की अगर बात करते हैं तो the condition in which system is present, the condition in which system is present is called a state of the system. तो जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू मिल रहा है, इन सारी प्रॉपर्टी का वैल्यू बेसिकली किसको डिस्क्राइब करता है, सिस्टम की अवस्था को, सिस्टम के स्टेट को. इससे रिलेटेड दो टर्म आप लोगों ने पढ़ा है हुआ, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. क्या होता है स्टेट फंक्शन और क्या होता है पाथ फंक्शन? जो पाथ पे डिपेंड क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन, और स्टेट फंक्शन ठीक है, सही बताया आप लोगों ने. इसको हटाया जाए. स्टेट फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, सिंपल शब्दों में सही बताया आपने कि वह बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या फंक्शन जो बेसिकली सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता हो, डिस्क्राइब करता हो, और उसको हम लोग यहाँ पे स्टेट फंक्शन कहते हैं. लेकिन वह कोई क्वांटिटी जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, सिस्टम के स्टेट से डिफाइन नहीं हो रहा है, वह केवल सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो मूव कर रहा है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, यानी पाथ पे डिपेंड कर रहा है, प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन. तो बेसिकली अगर स्टेट फंक्शन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या फंक्शन हम लोग यूज करते हैं एक सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आगे और भी पैरामीटर्स है. तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या फंक्शन जो हम यूज करते हैं टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ ए सिस्टम, दैट ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर अ स्टेट फंक्शन. जैसे आपने पढ़ा है कि फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल टोटल इंटरनल एनर्जी या इंट्रोपी, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन के एग्जांपल है. स्टेट फंक्शन जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट फंक्शन की, तो स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. तो किसी भी स्टेट फंक्शन का जो वैल्यू होगा वह तब चेंज होगा जब उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा. अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो बेसिकली स्टेट फंक्शन का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वह पाथ डिपेंडेंट बेसिकली प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या फंक्शन या क्वांटिटी नहीं है. या दूसरे शब्दों में अगर आप कहे कि वह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिस्टम के हिस्ट्री से, सिस्टम पहले कहां पे था, किस अनुसार था, सिस्टम का क्या हिस्ट्री है, उससे इंडिपेंडेंट होता है. यानी द फिजिकल क्वांटिटीज which are independent from history of system, that is called a state function. जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है एक सिस्टम का, वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है. जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which define the state of a system is या आर a state function. तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है या फंक्शन है which can be used to define a state of a system are called a state function. यहाँ पे आप कह सकते हो the thermodynamic properties, the thermodynamic properties, the thermodynamic properties or function, the thermodynamic properties or function that can be used
that can be used to define a state of the system. A state of the system are called a state function. Are called a state function. Are called a state function. यानी आप यहां पे कह सकते हैं कि thermodynamic properties of a system, thermodynamic properties of a system corresponds to a state function. जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एक सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करता है वह क्या कहलाता है? स्टेट फंक्शन कहलाता है. या आप कह सकते हो कि द फिजिकल क्वांटिटीज which are independent from हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का पुराना इतिहास क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, वह क्या कहलाएगा? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन. आर कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन. या आपने दूसरे शब्दों में बताया कि द थर्मोडायनेमिक फंक्शन या प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन. ये हटा सकते हैं इसको, ये वाला. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और फंक्शन, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और फंक्शन which depends only on the state of the system, which depends only on the state of the system, not on the path of the system, not on path of the system. path of the system पे डिपेंड नहीं करता है. तो बेसिकली द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और फंक्शन which depends only on the state of the system is called a state function. तो अलग अलग तरीके से आप बेसिकली एक ही शब्द को बात आप ध्यान रखेंगे. आप यहां हमने क्वांटिटी केवल नहीं लिखा है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है. वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है. वर्क क्या है? तो वर्क अगर स्टेट फंक्शन नहीं है तो वर्क एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है. वर्क एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है. तो बेसिकली वह कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करता है वह क्या कहलाता है? स्टेट फंक्शन. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसा हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि बेसिकली वह थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है, तो उसका वैल्यू चेंज कब होगा? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट चेंज करने पे. यानी द चेंज इन वैल्यू ऑफ अ स्टेट फंक्शन विल डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. अगर चेंज होगा तभी उसका वैल्यू चेंज होगा, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो चेंज नहीं होगा. तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ a state function, the change in value of a state function will depend on initial and final state of the system. Initial and final state of the system. It does not depend on the process has been carried out. प्रोसेस किस अनुसार हुआ, सिस्टम को किस रास्ते ले जाया गया इनिशियल से फाइनल तक, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. तो चेंज इन वैल्यू ऑफ अ स्टेट फंक्शन विल डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. इट विल नॉट डिपेंड ऑन the process
द प्रोसेस हैज carried out from initial to final, from initial to final। ध्यान देंगे, जैसे मान लो कोई एक प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे कोई सिस्टम है पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए से हम पॉइंट बी ले जा रहे हैं इस सिस्टम को तीन रास्ते से। ये पाथ 1 है, इधर ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो अगर आप कहते हो कि यहाँ पे कोई स्टेट फंक्शन है, कोई स्टेट फंक्शन है 5, यहां पे अगर मान लो अगर ए से बी सिस्टम जा रहा है, सिस्टम कहां से कहां जा रहा है, सिस्टम ए से बी जा रहा है अलग अलग रास्ते से। और अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इफ फाई इज ए स्टेट फंक्शन, इफ फाई इज ए स्टेट फंक्शन, तो जो चेंज होगा स्टेट फंक्शन का डेल्टा फाई ए से बी, क्या लिखेंगे आप बताएं? फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए लिखेंगे। तो चाहे ये डेल्टा फाई फर्स्ट पाथ का हो या डेल्टा फाई सेकंड पाथ का हो या डेल्टा फाई थर्ड पाथ का हो, तीनों पाथ में ए से बी अगर सिस्टम गया है तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होगा? बेसिकली इक्वल होगा। यानी चेंज इन वैल्यू ऑफ अ स्टेट फंक्शन will depend only on initial and final state of the system। प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप फर्स्ट प्रोसेस से ले जा रहे हैं या सेकंड प्रोसेस से ले जा रहे हैं या थर्ड प्रोसेस से ले जा रहे हैं। इसको हटा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सिस्टम से मतलब ये है कि वो सिस्टम किस रास्ते, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है, केवल पहले तो आप इसको पढ़ेंगे। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वह पास्ट में किस रास्ते से कहां पे था, क्या एक्सचेंज हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी वह थर्मोडायनेमिक टर्म जो सिस्टम के हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वह क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या फंक्शन, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। और जो डिपेंड करता है तो वर्क और हीट डिपेंड करता है, सिस्टम के हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा वर्क और हीट का वैल्यू, और वह क्या कहलाते हैं? पाथ फंक्शन। ये हटाया जाए, ये भी लिख लिया है ना आप लोगों ने। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बुकलेट पढ़ा होगा कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में, किसी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन हमें क्या मिलता है आप बताएं। जैसे आपने बुकलेट पढ़ा होगा तो एक फिजिक्स में हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं पाथ और स्टेट को डिफाइन करने के लिए, कि आप जहां पे बैठे हो उसी पॉइंट से पूरा शहर घूम करके आकर वहां बैठ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जो जिस पॉइंट पे बैठा हुआ है वहां से जर्नी स्टार्ट किया और एक पाथ कवर किया, तो डिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट स्टेट पॉइंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन है और डिस्टेंस क्या है? पाथ फंक्शन है। तो हमने इसका एग्जांपल क्यों लिया कि कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में अगर आप कह रहे हो कि साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉमन है, तो बेसिकली स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होगा? 0 होगा। फॉर साइक्लिक प्रोसेस द चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0। या जो साइक्लिक आप इंटीग्रेशन करोगे किसी भी स्टेट फंक्शन का तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखा नहीं रहा हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉइंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है और वह थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में टर्म में एक स्टेट फंक्शन है, और डिस्टेंस क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे द चेंज ऑफ अ स्टेट फंक्शन, द चेंज ऑफ अ स्टेट फंक्शन, द चेंज ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0।
द चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर साइक्लिक इंटीग्रल की बात करें, मान लो कोई यहाँ पे जैसे फाई हमने लिया हुआ है और ये डी फाई, तो साइक्लिक इंटीग्रल का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, किसी भी स्टेट फंक्शन का क्या होगा, जीरो होगा। जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा, जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा बेसिकली यह एक क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ का साइक्लिक इंटीग्रेशन या क्लोज्ड पाथ है मीन साइक्लिक प्रोसेस है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये हटा सकते हैं वाला पार्ट। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बेसिकली स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। यूलर्स थ्योरम पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या कोई आगे बढ़ा जाए, कोई बात है तो बोलो, मिस्टर एनीवन, इधर सेकंड थर्ड बेंच। तो स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो कोई फंक्शन है मान लो जेड, कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है जेड, अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर फाई इज ए स्टेट फंक्शन, और ये फाई बेसिकली स्टेट फंक्शन है, और फाई फंक्शन है सपोज एक्स और वाई का, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, तो आप लोगों ने बेसिकली यूलर्स थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप बेसिकली डी फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल फाई बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स, और डेल वाई कांस्टेंट एक्स डी वाई। कोई बात नहीं है, इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यूलर थ्योरम बेसिकली अगर मान लीजिए कोई स्टेट फंक्शन हमें दिया हुआ है और स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मींस अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अदर वेरिएबल्स के टर्म में, जो फाई जो फंक्शन है एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूलर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली डेल्टा फाई डेल्टा वाई, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग फाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कांस्टेंट एक्स है, और डेल बाई डेल एक्स कांस्टेंट वाई के साथ, अगर ये बराबर है किसके, डेल फाई बाई डेल वाई कांस्टेंट एक्स और डेल फाई बाई डेल्टा एक्स कांस्टेंट वाई, अगर ये बराबर आ रहा है तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है। पहले ध्यान से सुनेंगे, हम यहाँ स्टेट फंक्शन जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल है, इंट्रॉपी है, सभी की बात करेंगे। तो वह कोई भी स्टेट फंक्शन बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो बेसिकली इस यूलर थ्योरम को ओबे करेगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर फाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वह क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो बेसिकली दैट कंडीशन फॉर ए स्टेट फंक्शन टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये कंडीशन क्या है, दैट कंडीशन फॉर ए स्टेट फंक्शन टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसे मान लीजिए, ध्यान देंगे सभी लोग, इसको हटा सकते हैं ये वाला पार्ट, बोलिए ये वाला पार्ट, तो लिखो, जल्दी से लिखो। नहीं ये सही बात है, नहीं लिखे हैं तो रोक देना है। कुछ गड़बड़ किया है क्या, एकदम सही बात है। यहाँ पे डेल्टा वाई लिख दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं, ध्यान देंगे, रुकेंगे भी आप। मैंने दोनों लिख दिया है, तो यहाँ पे डेल फाई बाई डेल वाई पहले लिख दिया है इसलिए, तो डेल फाई बाई डेल एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वाई,
और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डेल वाई, तो यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट एक्स। पहले इसको लिखना था, मैंने इसको ही पहले लिख दिया था, तो दो बार रिपीट। ये हटाया जाए, ये वाला। अब जैसा कि आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी पढ़ा हुआ है, जैसे स्टेट फंक्शन की अगर आप बात करते हैं, ध्यान देंगे तो एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट फंक्शन हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि मोल है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। सिंबल लिखा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लिख सकते हैं हम लोग। गिव्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, टोटल इंटरनल एनर्जी, यू या ई आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इंट्रोपी एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्टेट फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इंटरनल एनर्जी, कि बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन। इंटरनल एनर्जी बेसिकली स्टेट फंक्शन है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं du इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा यू, डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम टी टी, प्लस डेल्टा यू, डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी डीवी, ये लिखेंगे आप। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिलेगा, आप बताएं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा डेल्टा यू, पहला वाला टर्म, डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्लीज, कुछ लोग लगातार बात करते रहते हैं, ये सही बात नहीं है, इधर ध्यान देंगे। डेल्टा यू, डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन आप डेल वी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको इक्वेट करेंगे। सेकेंड टर्म जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, डेल यू, डेल वी। फर्दर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा वॉल्यूम। तो अगर ये इक्वल है, आता है इक्वल, तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। अगर ये कंडीशन हमें मिल रहा है, ये कंडीशन अगर मिलेगा, तो बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा कौन, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होगा। इसको हटा सकते हैं वाला, ठीक है। हाँ, यूलर्स थ्योरम। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए लिखा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए अभी आ रहे हैं इस पे। सेकंड पार्ट हटाया जाए इसको। अरे यूलर्स तो तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, ई टू दी पावर आई फाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बहुत काम है। ये हटाया जाए, ये हटाया जाए। देखिए मेरे क्लास में लिखना पड़ेगा। म- अब तक समझ में आ गया होगा कि मेरे क्लास में बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो साथ साथ चलना है, क्योंकि आपका बैच टारगेट है, 11th क्लास तो है नहीं, और खास करके आप लोग अनुभवी व्यक्ति हो, आप लोगों के पास 1 साल का अनुभव है कि नहीं, तो समय का लॉस नहीं करना चाहिए। इंथैल्पी की अगर आप बात करते हैं, तो इंथैल्पी किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल एच बाई डेल पी, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी, या डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डीटी। इसको फर्दर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो रिलेशन है उससे कोरिलेट कर सकते थे। क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट, प्रूव दैट
for a given amount of ideal gas, prove that for a given amount of ideal gas pressure is a state function, pressure is a state function। तो आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से इस रिलेशन के आधार पे, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का रिलेशन है। आपने लिखा है कि बेसिकली फॉर ए कंडीशन, मतलब कोई भी फंक्शन को स्टेट फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बेसिकली होना चाहिए। और उसका कंडीशन जो है आप यहाँ पे चेक करें, सेटिस्फाई करें, दोनों अगर बराबर मिल रहा है तो प्रेशर क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। आइडियल गैस का इक्वेशन हम सभी जानते हैं, क्या होता है बताएं आप, पीवी इक्वल टू एनआरटी। कहता है फॉर ए गिवन अमाउंट, यानी अमाउंट फिक्स है, अमाउंट क्या है, फिक्स है। तो हम सभी ने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और हमें यहां पे प्रेशर को डिफाइन करना है, प्रूफ करना है कि स्टेट फंक्शन है। तो आप क्या लिखेंगे, आप बताएं, एनआरटी बाई वी लिखेंगे आप। डिफरेंशिएशन हम सभी ने पढ़ा हुआ है, अगर यहां पे प्रेशर को हम लोग डिफरेंशिएट करें, प्रेशर को डिफरेंशिएट करें और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, तो डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आप लिखेंगे एनआरटी, और 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वी स्क्वायर मिलेगा ये। अगर यहां आप ध्यान देंगे, इस प्रेशर को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें, तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप बताएं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एनआर बाई वी कांस्टेंट हो गया, और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी एनआर बाई वी इंटू 1 ये मिला। अब हमारे पास दो टर्म है इस तरह का, फर्दर डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, ध्यान देंगे, अगर इसको इस फर्स्ट टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, यानी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान देंगे आप, तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहां पे डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है, माइनस एनआरटी बाई वी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस एनआरटी बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सेकेंड टर्म में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जो लोग लिख रहे हैं इधर भी ध्यान देना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1 बाई वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, मतलब एनआर बाई वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एनआर बाई वी स्क्वायर इंटू 1 ये मिलेगा। तो ये फर्स्ट टर्म हमें मिला, और इसको को रिलेट करना है सेकेंड डबल डेरिवेटिव से, इसको हटाया जाए। तो यहां पे जो हम लोगों ने सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ये डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपने यहां डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है एन आर बाई वी, तो आप लिखेंगे यहां पे एन आर बाई वी, यहां कांस्टेंट क्या है बोलिए, तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। अब आप बताएं यहाँ पे टेम्परेचर है इस टर्म में या नहीं है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ये बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट, यहां पे क्या लिखेंगे आप, एक सेकंड, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ लिखेंगे डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर हमें मिल रहा है तो ये प्रूव हो गया कि बेसिकली प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन, प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन। तो वह कोई भी क्वांटिटी हमें दी हुई हो, उसका डबल डेरिवेटिव हम चेक करेंगे कांस्टेंसी को रखते हुए, और अगर वो बराबर है तो बेसिकली वह टर्म क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा।
चाहे वो इंथैल्पी हो, गैस फ्री एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, ये ध्यान में आप रखेंगे। तो बेसिकली पूछा जाता है कि क्या कोई भी क्वांटिटी स्टेट फंक्शन होगी? नहीं। जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, दैट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर, तो बेसिकली thermodynamic property, all thermodynamic properties satisfy the criteria of a state function, चाहे वो गैस फ्री एनर्जी हो, टोटल इंटरनल एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, लेकिन यहाँ पे एक चेंज आता है, एंड दैट चेंज इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, और इन दोनों पाथ फंक्शन का सम जो हमें डेल्टा यू मिलता है वह हमें स्टेट फंक्शन मिलता है। इसके अलावा बुकलेट में आपने पढ़ा होगा कि चेंज ऑफ स्टेट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, बट डेल्टा यू क्या है? स्टेट फंक्शन है। इसको हटा सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुका हुआ हूं। तो स्टेट फंक्शन सिंपल सा डिफिनीशन है, यानी वह थर्मोडायनेमिक फंक्शन या प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। यानी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अगर सेम है तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑल thermodynamic properties are a state function. Few of them are, इसको हटा सकते हैं वाला। तो यहाँ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये आप ये ध्यान में रखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज इन थर्मोडायनेमिक एनर्जी बेसिकली किसको डिस्क्राइब करता है? तो ये चेंज इन थर्मोडायनेमिक एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। किसको सर्दी लग रही है भाई? कौन है इस क्लास में? नहीं नहीं नहीं, इधर से कुछ आवाज आ रहा है, इधर ध्यान देंगे आप। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। किस फ्री एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी है। या H बराबर आप लिखते हैं U प्लस बी भी, ये भी बेसिकली क्या है? बोलिए, ये भी स्टेट फंक्शन है। या एस हम लोग लिखते हैं Q रिवर्जिबल बाई टी, इंट्रोपी, इंट्रोपी भी क्या है? स्टेट फंक्शन है। और यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। जैसे आप G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस लिखे हैं, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इसे हम लोग कहते हैं इंथैल्पी, ये इंट्रोपी है, ये सारे के सारे क्या है? स्टेट फंक्शन है। दिस इज U माइनस टी एस, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये सारे जो टर्म है किसको डिस्क्राइब करते हैं? बोलो। तो बेसिकली स्टेट फंक्शन को, साथ ही साथ केमिकल पोटेंशियल, न्यू, बेसिकली जो केमिकल पोटेंशियल होता है, केमिकल पोटेंशियल, ये केमिकल पोटेंशियल भी स्टेट फंक्शन होता है, यानी डेल जी बाई डेल एन, यहाँ पे आई, और सपोज मान लो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर या कोई एन जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे। केमिकल पोटेंशियल आपको +2 लेवल पे नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखेंगे कि केमिकल पोटेंशियल स्टेट फंक्शन होता है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, तो बेसिकली जैसे थर्मल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, वैसे ही आप केमिकल पोटेंशियल भरी एक लाइन पढ़ना हो, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में आप देखे होंगे, लेकिन आप हायर कोर्सेज में आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सारे क्या है?
स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल है। इसके बाद लिखेंगे, अच्छा अच्छा ये बात है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात। मैं शुरुआत में ही आपको बोल दिया था कि आपका हैबिट अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है, और आपका रोकना काम है। कभी आपको लगे कि हम नहीं लिख पाए हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, रोक देना है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन बताना पड़ेगा। तो दो बात मैं करूंगा, बेल लग गया, 5 फंक्शन अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज तो ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए, 1 मिनट रुकेंगे आप, 1 मिनट। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स दोनों जगह पढ़ना है, और एक जगह हम लोग पढ़ते हैं, दो जगह फायदा मिलता है। ऐसे कुछ चैप्टर्स है, और जो भी थोड़े से बुद्धिमान व्यक्ति हैं, चतुर व्यक्ति हैं, वो ढूंढते हैं कि ऐसे टॉपिक कि एक बार हम रिवाइज करें और दो जगह मार्क्स मिले। उसमें इसकी एक प्राथमिकता है थर्मोडायनेमिक्स की, और ये एवरेज व्यक्ति को भी समझ में आता है, वो स्कोर कर ले जाता है। 15 से 20% आपका फिजिक्स में आता है, 15 से प्लस ही रहता है, 15 से 20%, और आपको केमिस्ट्री में 6 से 8%। दोनों को सम अप कर दे तो 20 से 25% 200% में आता है। तो इसको आप दोनों जगह पे बराबर पढ़ेंगे। वहां फिजिक्स में हम लोगों को अलग पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा बीटा एंड गामा, और लास्ट में ट्रांसफर ऑफ हीट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और जो भी आप रेसिस्टर होता है, सीरीज पैरेलल, यही पढ़ते हो आप। तो उन 4 टॉपिक के अलावा सारे टॉपिक्स क्या हैं, कॉमन है। इस बात का ध्यान रखें, दोनों को कंबाइंड पढ़ें और कोशिश करें कि इसमें हमारा मार्क्स अच्छे से स्कोर होना चाहिए। बस इतना ही कहना है कि दोनों जगह कॉमन है, बस वर्क डन का साइन का जो कन्वेंशन है अलग है। यहाँ केमिस्ट्री में माइनस होगा तो वहां प्लस होगा, बस इतना ही डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। बुकलेट सभी के पास होगा ही, आगे का 2 पेज आप पढ़ सकते हैं बस।